Okay. The next entry is entry number 63. Services provided by the government or state government or union territory or local authority by way of assignment of right to use natural resources. Very important point here. All natural resources are technically owned by central government or state government. That means government owns natural resources. You don't own river, you don't own oceans, you don't own air, you don't own even land. So there are a lot of natural resources this planet Earth is having, and whatever it belongs to government of India or government of your state, that they give it on your lease basis, or they take some nominal charges against it and they give it to some kind of entities or farmers. So they take charges for this. They don't give it for free. तो जो फ्री में नहीं देते उसके कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं, रॉयल्टीज होती है जो गवर्नमेंट को पे करनी होती है. Those royalties would be exempt if it is given only and only to individual farmer. The first point is talking about individual farmer. And वो farmer को भी क्यों दिया वो natural resources? For cultivation of plants and rearing of all life form of animals except rearing of horses for food, fiber, fuel, raw material and other similar product. तो गवर्नमेंट अगर फार्मर को कोई नेचुरल रिसोर्स यूज करने का राइट दे रही है और उसके अगेंस्ट कुछ फीस ले रही है, तो गवर्नमेंट खाली फीस लेवे, उससे जीएसटी, फीस प्लस जीएसटी नहीं लेना चाहिए, इसलिए जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर दिया है यहाँ पे. चलो ठीक है, आगे चलता हूं. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी बाय वे ऑफ deputing officers after office hours on or on holiday for inspection or container stuffing for such other duties relation to import and export of cargo on payment of merchant overtime charges. अब merchant overtime charges क्या होते हैं? तो आपको पता होगा कि import export प्रोसीजर जब हैंडल करते हैं, तो अगर आपका वेसल इंडिया में आ ही रहा है और आते आते वेसल को आपके 6 बज के चले जाएंगे, ठीक है, आज का नाइट निकल जाएगा, 6 बज जाएंगे, और आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कस्टम अथॉरिटीज को कि सर 1-2 घंटा और, एक 7-8 बजे तक वेसल यहाँ पे पहुंच जा रहा है, प्लीज वेट करो. तो आपको क्या लग रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर वेट करेंगे क्या? तो आंसर इज नो. हाँ, बट इफ यू पे देम एक्स्ट्रा मनी, ऑफिशियली अनऑफिशियली उसकी बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि रिसिप्ट फाड़ के आपने उनको एक्स्ट्रा ओवर टाइम पेमेंट किया अगर, तो ऑब्वियसली दे विल वेट. वो जो ओवर टाइम चार्जेस जो होते हैं वो जरा ऑर्डिनरी चार्जेस से ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, उसके ऊपर मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस के ऊपर जीएसटी नहीं लगे अलग से, ठीक है ना. इसलिए गवर्नमेंट ने बोला खाली चार्जेस ले लो, जीएसटी मतलब जीएसटी एग्जाम कर देंगे. अगर आपने फटाके मंगाए हुए, क्रैकर्स मंगाए हुए दिवाली के लिए, और दिवाली जिस दिन स्टार्ट होने वाली है उसी दिन आपकी शिपमेंट आनी है, लेकिन दिवाली डे पे तो ऑफिसर भी घर पे रहेंगे, छुट्टी रहेगी, बैंक हॉलिडे होगा, तो आप चाहते हो कि नहीं ऑफिसर आपके लिए काम करे, तो यू पे मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस विदाउट जीएसटी, क्योंकि जीएसटी यहाँ पे एग्जाम करके रखा हुआ है, खाली चार्जेस में आपका काम निकल जाएगा. तो ये नाम याद रखना, एमओटी बोलते हैं, एमओसी बोलते हैं इसको, मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस, ये एग्जाम करके रखिए, ठीक है. अब और एक कुछ ऐसे यहाँ पे एक रॉयल्टी जो गवर्नमेंट कलेक्ट करता है वो एक एग्जाम करके रखा है, वो देखते हैं. सर्विसेज सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट. देखो ये खाली स्टेट गवर्नमेंट के लिए लग रहा है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट स्टेट गवर्नमेंट के लिए. टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर. तो सर्विस कौन किसे दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है. किसे? टू कॉन्ट्रैक्टर. उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम है एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर बाय वे ऑफ assignment of right to collect royalty on behalf of the state government on minerals dispatched by the mining lease holders. तो यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व है मेरे एंगल से. एक है स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर, और तीसरा है माइनिंग लीज होल्डर. माइनिंग लीज होल्डर का काम होता है इसको रॉयल्टी पे करना, ठीक है ना, और इसका काम होता है गवर्नमेंट को रॉयल्टी देना, ठीक है ना. तो इन दोनों के बीच में की बात नहीं हो रही है, बात इन दोनों के बीच में हो रही है कि ये कॉन्ट्रैक्टर जो गवर्नमेंट को रॉयल्टी देगा, ठीक है ना, उसके ऊपर इन्होंने क्या करके रखा हुआ है, जितनी भी रॉयल्टी की पेमेंट करेगा वो एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है. क्या बोलता है फिर से देखो, सर्विसेज सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट. तो सर्विस कौन किसे दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा है बाय असाइनिंग. उसको कौन सी सर्विस दे रहा है? उसको असाइन किया जा रहा है. क्या असाइन किया जा रहा है? कि आप हमारे बिहाफ पे जाके रॉयल्टी कलेक्ट करो. किससे? माइन लीज होल्डर से. लेकिन ये राइट लेने के लिए आपको हमें कुछ फीस देनी पड़ेगी.
तो ये रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, ये ऑथोराइजेशन लेने के लिए आप फीस दोगे, फीस प्लस आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, जीएसटी एग्जाम करके रखा हुआ है, ठीक है ना। अभी उन्होंने उसके कुछ कंडीशंस वगैरह डाले, वो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी रीड आउट कर लेता हूं आपके लिए। However, at the end of the contract period, the excess royalty collection contractor shall submit an account to the state government and certify that the amount of GST deposited by mining leaseholder on royalty is more than the GST exempted on service provided by state government to excess royalty collection contractor of the assignment of right to collect royalty and where such amount of GST paid by mining leaseholder is less। तो पहले तो क्या बता रहा है कि वो एक सबमिट्स, एक उसका एक कॉन्ट्रैक्टर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये माइनिंग लीज होल्डर ने जितना जीएसटी भरा है, इसने जितना जीएसटी भरा है, दैट जीएसटी इज मोर देन व्हाट जीएसटी इज एग्जम्प्टेड टू हिम। इसने जो जीएसटी भरा, इसको जो कॉन्ट्रैक्टर से आपने जो जीएसटी नहीं लिया है, उससे ज्यादा जीएसटी तो जो एक्चुअल में माइनिंग कर रहा है उसने ज्यादा भर दिया है। और जहां पे माइनिंग जिसने किया उसने अगर कम भरा होगा, अगर उसने अगर रॉयल्टी कम भरा होगा, लेस देन द amount of GST exempted, the exemption shall be restricted to such amount as equal to the amount of GST paid by the mining leaseholder, and the excess royalty collection contractor shall pay the difference between GST exempted on service provided by government to excess royalty contractor on assignment of the right to collect royalty and GST paid by mining leaseholder on the royalty। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये माइनिंग लीज होल्डर ने पकड़ लो 10 लाख रुपया पे किया, जबकि इसको एग्जम्पशन 8 लाख का मिला था। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 लाख का एग्जम्पशन है, 10 लाख उसने ऑलरेडी भरे, विच इज मोर देन द रॉयल्टी एग्जम्प्टेड। लेकिन अगर ये उल्टा हो गया, इसको 18 लाख का एग्जम्पशन मिला था, जबकि उसने एक्चुअल में पेमेंट किया 10 लाख का, क्योंकि माइनिंग में से कितना मटेरियल निकलेगा भगवान जाने, उसमें से कितनी रॉयल्टी पे होगी वो भगवान जाने, वो आगे की बात होती है, तो हमें सर्टेनिटी नहीं होती। तो यहाँ पे 18 लाख का एग्जम्पशन करके रखा था गवर्नमेंट ने, जबकि गवर्नमेंट का जीएसटी में एक्चुअल कलेक्शन 10 लाख का ही हुआ। तो इस कॉन्ट्रैक्टर को बोलेंगे सुनो, वो जो बैलेंस 8 लाख रुपया भी आपसे वो लिया जाएगा, जितना काम का नहीं है, मैंने रीड कर लिया आपके लिए, बस आगे चलता हूँ। 74A, अब 74A बहुत ही स्पेसिफिक है, आपको इसको अगेन इमोशनल नहीं पढ़ना है, जितना लिखा उतने लोगों के लिए एग्जम्प्ट है। क्या एग्जम्प्ट है यहाँ पे? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल, ये डॉक्टर नहीं है, एक प्रोफेशनल है जो रिहैब करते, जो काउंसलिंग करते, बात करते लोगों से, ठीक है ना। रजिस्टर्ड अंडर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 बाय वे ऑफ rehabilitation therapy or counseling and such other activities as covered by the said act at a medical establishment, personal level पे नहीं, or educational institution or rehabilitation center established by सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। तो ये या 12AA चैरिटेबल ट्रस्ट, ये कौन किससे दे रहा है? ये जो डॉक्टर लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ये प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को। ऑब्वियसली ये फोकट में काम नहीं करेगा, ये यहाँ से कुछ ना कुछ फीस लेगा। तो गवर्नमेंट बोल रहा है भैया हमसे फीस लेना, फीस के ऊपर जीएसटी मत लेना, ठीक है ना। आप प्रोफेशनल्स हो, हमने आपको एग्जाम करके रखा हुआ है, तो आपको खाली फीस चार्ज करनी है, हमसे अलग से उसका जीएसटी चार्ज मत करो, ऐसे यहाँ पे बात हुई है। इसके आगे जो मेजर एग्जम्पशंस थे वो खत्म हो जाते, फिर यहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह चालू होती है। एनालिसिस में डेफिनेशन ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट अथॉरिटी का यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ो, ये एमसीक्यू में आ सकता है, जहाँ पे 90% से ज्यादा पार्टिसिपेशन या इक्विटी कंट्रोल होता है गवर्नमेंट, ठीक है ना। गवर्नमेंट अथॉरिटी मतलब वहां की कंट्रोलिंग अथॉरिटी 90% से ज्यादा गवर्नमेंट के पास होती है। गवर्नमेंट एंटिटी का भी डेफिनेशन में 90% है, तो अगर एमसीक्यू में आया तो 90% पे क्लिक करो। एयरक्राफ्ट का आपको डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एयरपोर्ट का पढ़ने की जरूरत नहीं मतलब पढ़ सकते हो, मुझे पढ़ाना मतलब मेरा पढ़ाना जरूरी नहीं, यू कैन जस्ट रीड एट योर ओन। नॉट ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, हमें पता है ये 4 जो है वो टैक्सेबल है, ये 4 टैक्सेबल करके रखा हुआ है। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने बोला है, वो लोकल अथॉरिटी और क्या क्या होता है, यूनियन टेरिटरी, उसका डेफिनेशन दिया, नहीं पढ़ोगे तभी भी चलेगा। लोकल अथॉरिटी का डेफिनेशन दिया हुआ है, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कंटेनमेंट बोर्ड, रीजनल काउंसिल, ये सारा म्युनिसिपैलिटी में आता है या लोकल अथॉरिटी में आता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस, प्रोवाइडेड टू अ बिजनेस एंटिटी, आपको पता है यहाँ पे आरसीएम लगता है, तो बहुत सारे एग्जम्पशन है। स्मॉल बिजनेस एंटिटी को बाहर निकाल दिया है, ठीक है ना, तो वो उन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक बात करते हैं इलस्ट्रेशन की, अ स्मॉल बिजनेस एंटिटी इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस रिलेटिंग टू द
consulting engineering services in Delhi, the aggregate turnover of the entity in preceding financial year does not exceed 20 lakh rupees. 20 लाख के ऊपर उनका टर्नओवर नहीं किया. अब गवर्नमेंट अगर इनको कोई सर्विस देगा तो इसके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा. द नो टैक्स इज पेएबल ऑन द सर्विसेज रिसीव्ड बाय इट फ्रॉम द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी. ठीक है सर. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की थोड़ी बातें कर लेते, थोड़ा नॉलेज इसका होना चाहिए आप लोगों को, ये आप रीडिंग कर लेना क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज है वो टैक्सेबल होती है, लेकिन ओनली 4. कौन सी 4? एजेंसी सर्विस, फिर आपका क्या बोलते हो, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस. ये 4 ही आइटम जो है उसके ऊपर टैक्स लगेंगे. एंड टैक्सेस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज लायबल टू पे टैक्स, मतलब फॉरवर्ड चार्ज. ये मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि पहले 3 पॉइंट एबीसी के ऊपर फॉरवर्ड चार्ज है. ठीक है ना. However, following services provided by Department of Post are not liable for tax. तो कौन से नहीं है? बेसिक मेल सर्विसेज नोन एज पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर, बुक पोस्ट, ये बताया था मैंने आप लोगों को. रजिस्टर्ड पोस्ट एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, एक खाली पोस्ट ऑफिस ही देता है. ठीक है ना. विद द यूनिवर्सल पोस्टल ऑब्लिगेशन, तो ऐसा जो रहता है वो एग्जम्प्ट है. और क्या एग्जम्प्ट है? ट्रांसफर ऑफ मनी, आपने अगर सुना होगा बहुत पहले तो मनी ऑर्डर आता था. ठीक है ना. टेलीग्राफिक ट्रांसफर आता था बहुत पहले, अभी नहीं होता. अभी तो सब लोग गूगल पे, पेटीएम वगैरह करते हैं. ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर्स, ऑपरेशन ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, इश्यू ऑफ पोस्टल ऑर्डर्स, पेंशन पेमेंट भी एग्जम्प्ट है. ठीक है ना. ये सारी बातें एग्जम्प्ट करके रखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की. ओके. डिपार्टमेंट की एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट ने, एक गवर्नमेंट ने दूसरे गवर्नमेंट को सर्विस दिया तभी भी एग्जम्प्ट किया जाएगा. यहाँ पे वो बात की है. म्यूनिसिपालिटी की बात की थी हमने कि म्यूनिसिपालिटी के जो फंक्शंस होते हैं वो सारे एग्जम्प्ट हो जाएंगे जो आर्टिकल 243W में दिए थे और मैंने सीएमए मॉड्यूल में से आपको दिखाए थे. ठीक है. यहाँ पे एक एग्जांपल बताया जा रहा है, देखते क्या एग्जांपल है. कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन बैंगलोर रिक्वेस्ट द कमिश्नर ऑफ पुलिस बैंगलोर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन एंड अराउंड द क्रिकेट स्टेडियम फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग क्रिकेट मैच. कोई एक क्रिकेट मैच करना था तो जो बैंगलोर की जो क्रिकेट एसोसिएशन है या जो मुंबई की जो क्रिकेट एसोसिएशन है या बीसीसीआई वगैरह जो आप बोलते हो, ठीक है ना, उस क्रिकेट एसोसिएशन ने वहां पे पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा कि कुछ एक 25-40 पुलिस हमें दे दो कि हमारे यहाँ पे क्रिकेट का मैच होने वाला है और उसके हम आपको चार्जेस भी दे देंगे. ठीक है ना. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, देखते क्या होता है. द कमिश्नर ऑफ पुलिस अरेंज द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी एंड फॉर अग्रीड कंसिडरेशन. तो पुलिस डिपार्टमेंट को पैसे मिलेंगे, उसके ऑफिशियल पेमेंट मिलेगा. इन दिस केस सर्विसेज प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी बाय द पुलिस पर्सनल आर नॉट एग्जम्प्ट. ये एग्जम्प्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं किया गया है. As services are provided by government, Karnataka Cricket Association is liable to pay tax. और टैक्स कौन भरेगा? पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ी ना कि जीएसटी नंबर लेगा, आधार कार्ड निकालेगा, पैन कार्ड निकालेगा, लाइन लगाएगा, वो सब नहीं करेगा. तो ये जो कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन है उसको रिवर्स चार्ज के बेसिस पे टैक्स भरना पड़ेगा. तो ये एग्जांपल अच्छा है अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप याद रखो. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मैंने बात की थी, वो मैंने पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है उसकी मैंने बात की थी कि पेनाल्टी के ऊपर आपको जीएसटी नहीं भरना है. अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हो तो पेनाल्टी के ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना है, खाली पेनाल्टी भर दो. देखो एक बात करते हैं. पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका, पीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट बोलते हैं जो सारे ब्रिज वगैरह के काम देते हैं. पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स at agreed consideration. In agreement dated so and so, it was agreed by both the parties that Mrs. ABC shall complete the construction work and hand over the project before 31st December. ऐसा कुछ डेट डाल दिया था. It was further agreed that any breach of terms of the contract by either of the party would give a right to other party to claim damage or penalty. Penalty लग जाएगी. Mrs. ABC did not complete the construction and did not hand over the project on the specified date. तो नहीं कर पाए बेचारे, तो अभी उनको पेनाल्टी लगेगी. As per the contract, department asked for damage and penalty from Mrs. ABC and threatened to go to the court if not paid. तो उनको डराया, थोड़ा डराया धमकाया. Resultantly, ABC paid an amount of 10 lakh rupees to the department for a non-performance of contract. और गवर्नमेंट को किस चीज के लिए सर्विस दे रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट टॉलरेट कर रहा है. तुमको काम दे रहा, तुमने नहीं किया तो अभी गुस्सा आ रहा है उनको, तो उन्होंने टॉलरेट किया, आपको झेला है. ठीक है ना. तो उसके 10 लाख रुपया लिए जा रहे हैं. कैसे कैसे करके बेचारे ने 10 लाख रुपया भरा होगा, उसके ऊपर जीएसटी भरने की जरूरत नहीं, वो एग्जाम करके रखा हुआ है. अमाउंट पेड बाय मैसेज एबीसी टू डिपार्टमेंट इज एग्जाम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स. तो एग्जाम तो जीएसटी की है, पेमेंट तो करना पड़ेगा, पेनाल्टी तो भरना पड़ेगा, ऐसी बात होती है.
और एक मुझे यहाँ पे पेनाल्टी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे और एक केस याद आ रहा है। अगर आपने रेड लाइट सिग्नल तोड़ा तो आप आगे जाओगे तो आपको जो आरटीओ वाले लोग होते हैं वो आपसे 500 रुपीज का फाइन ले रहे हैं। इस फाइन के ऊपर जीएसटी लगता है क्या? किसी ने अगर भरा होगा तो? कोई अगर आप लॉ तोड़ोगे तो आपको फाइन या पेनाल्टी लॉ लगाता है, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है क्या? एनीबॉडी हैव एन आइडिया? क्या आपने जो सिग्नल तोड़ा तो गवर्नमेंट ने आपको कोई सर्विस प्रोवाइड की? नो आइडिया। जरा सोचो। मैं आया जरा 2 मिनट में पानी लेके। अरे भाई, आप जब लॉ तोड़ोगे, अगर आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया और डॉक्यूमेंट टाइम पे सबमिट नहीं करोगे, जीएसटी रिटर्न टाइम पे नहीं भरोगे, इनकम टैक्स का रिटर्न टाइम पे नहीं भरोगे, तो हर लॉ के अंदर एक पेनाल्टी है। पेनाल्टी में आपको गवर्नमेंट कोई सर्विस नहीं दे रहा है। पेनाल्टी तो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने लॉ तोड़ा हुआ है। लॉ तोड़ोगे और पेनाल्टी भरोगे तो उसके ऊपर खाली पेनाल्टी भरनी होती है, उसके ऊपर तो जीएसटी वैसे भी नहीं लगता, चार्ज नहीं होता, क्योंकि कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड हुआ है। इतनी सारी बातें मैंने कर दी सीए मॉडल में से। उसके रिलेटेड जो अमेंडमेंट है वो भी हमारे हो गए। अब सीएमए मॉडल में जाके हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस कम होते हैं, तो हम सीएमए मॉडल में से क्वेश्चंस करेंगे। पेज नंबर 139 के क्वेश्चंस में आपको पिकअप करा रहा हूँ, ठीक है ना। और पेज नंबर 139 में, पेज नंबर नहीं, एग्जाम्पल 139, पेज नंबर कहाँ गया? पेज नंबर 102 पर ये है। आप प्लीज यहाँ पे आइए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल पढ़ाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। गाइडलाइन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, तो कोई एक क्लासेस है, गाइडलाइन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज इन द प्रीवियस ईयर। तो लास्ट ईयर की बात कर रहा है, करंट ईयर की बात भी नहीं कर रहा है। मैन पावर सप्लाई सर्विसेज टू हायर एंड सेकेंडरी स्कूल 12 लाख का, एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज टू किड्जी प्री स्कूल 9 लाख का। वो टैक्सेबल है नहीं है, वो भाड़ में गया। आप देखो कि इसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। एग्रीगेट टर्नओवर इसका 20 लाख से ज्यादा सर्विस इंडस्ट्री में है, और एग्रीगेट टर्नओवर है मोर देन 20 लाख रुपीज, मोर देन 20 लाख रुपीज। मुझे खाली बता दो, ये छोटू बिजनेस एंटिटी है कि बड़ी बिजनेस एंटिटी है? टर्नओवर इसका मोर देन 20 लाख है, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर में है। हेलो, स्मॉल एंटिटी और बिग एंटिटी, जल्दी बोलो। टर्नओवर इज मोर देन 20 लाख, बिग एंटिटी, तो इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए क्या? क्या इसको कोई एग्जम्पशन दिया है? मैं पूछ रहा हूँ, जब टैक्स लगेगा तो रिवर्स चार्ज वगैरह में लगना चाहिए क्या? पॉइंट नंबर 6D की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, लगना चाहिए। वो छोटू बिजनेस एंटिटी को हमने एग्जम्पशन दिया हुआ है। इन करंट ईयर गाइडलाइन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड एन एडवर्टाइजमेंट सर्विस ऑफ 75,000 फ्रॉम इंडियन रेलवे। रेलवे के ऊपर पता होगा आपने, वो तो रेलवे स्टेशन पे देखा होगा कि रेलवे के ऊपर वो प्रिंट करते हैं क्लासेस के नाम वगैरह जो भी है, रेलवे स्टेशन पे होता है। तो रेलवे ने इनको 75,000 लेके एडवर्टाइजमेंट का सर्विस दिया। अब सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी, तो टैक्स कौन भरेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी, तो सर्विस प्रोवाइडेड तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो टैक्स कौन भरेगा? बिजनेस एंटिटी। क्यों भरेगा? क्योंकि यहाँ पे लगता है आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो वो यहाँ पे बात की गई है। और फिर उन्होंने सी में रीवर्क करने बोला है। रीवर्क बाद में करेंगे, पहले नॉर्मल वर्क तो कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इनका हो जाता है 21 लाख, विच इज मोर देन, टर्नओवर इज मोर देन 20 लाख, मैंने बता दिया। Since the aggregate turnover of the previous year exceeds 20 lakh in the current year, the recipient of service is liable to pay GST under RCM. और कितना भरेगा फिर? 18% of 75,000 आता है 13,500, तो 13,500 भर देगा। एक और डाउट आता है बच्चों का जिनको जीएसटी आता है, सर ये तो रिवर्स चार्ज मतलब इनपुट के ऊपर सर्विस भर दिया इसने। हाँ, तो ठीक है ना, इसका आईटीसी मिल सकता है, आगे जाके आईटीसी ले सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि अगर इसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 11,10,000 होता, तो 11,10,000 होता, तो फिर टर्नओवर इज लेस देन 20 लाख। टर्नओवर इज अगर लेस देन 20 लाख होता, तो मुझे एक बात बताओ, ये स्मॉल एंटिटी है कि बिग एंटिटी है? अभी टर्नओवर अगर लेस देन 20 लाख होता तो स्मॉल या बिग एंटिटी? 11,10,000 मतलब टर्नओवर लेस देन 20 लाख, तो स्मॉल। अच्छा, स्मॉल एंटिटी से हम टैक्स लेते हैं क्या आरसीएम में? अभी भी आपको पढ़ाया, स्मॉल एंटिटी से हम गवर्नमेंट सर्विस में आरसीएम में टैक्स लेते हैं क्या 6D में? नहीं नहीं, इसको हमने एग्जाम करके रखा है। इसको हमने क्या करके रखा है? एग्जाम। स्मॉल से हम टैक्स नहीं लेते, टैक्स हम बड़ी बड़ी एंटिटी से लेते हैं, ठीक है ना। तो रीवर्क की बात कर रहा है। जीएसटी लायबिलिटी इज नील, क्यों? सिंस प्रीवियस ईयर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 लाख रुपीज। तो जो एंट्री नंबर 7 है, आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, वहां एंट्री नंबर 7 में ये एग्जाम्प्ट हो गया। एंट्री नंबर 7 अभी भी तो आपको पढ़ाया था मैंने, एंट्री नंबर 7 अभी आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना।
ये देखो ना, मैंने यहाँ पे लिखा था, उसमें अमेंडमेंट भी आया था अभी। ये देखो एंट्री नंबर 7, स्मॉल बिजनेस एंटिटी को 6D से जिसका अग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं होता सेक्शन 22 के हिसाब से, उसको हमने क्या करके रखा है, एग्जेप्ट करके रखा हुआ है एंट्री नंबर 7 में। तो 2-4 बार आप पढ़ोगे ना तो आपको एंट्रीज भी याद हो जाएंगी, थोड़ा आपको खाली पेशेंस रख के पढ़ना होता है। अब वो पेशेंस रख के पढ़ने वाली बात है ना, जो वो आपसे हो नहीं पाती, वो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, इसलिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब आपको रिवाइज करने का मन करेगा तो लेक्चर लगा के बैठ जाना, खाना पीना खाने के टाइम पे, घूमने फिरने के टाइम पे लेक्चर सुन लिया करो, 2-3 बार सुन लोगे तो कम से कम याद हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल 140, नेक्स्ट, स्टेट पुलिस प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन सर्विसेज टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई 2017। अब कौन किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, स्टेट पुलिस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो बाय सर्विस क्या हो रहा है, देने वाला भी गवर्नमेंट है और सर्विस लेने वाला भी गवर्नमेंट। अभी थोड़े टाइम पहले आईपीएल या क्रिकेट एसोसिएशन का एग्जांपल आया था, वो क्रिकेट एसोसिएशन प्राइवेट है, आईपीएल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने अगर पुलिस से प्रोटेक्शन लिया तो टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सर्विस देने वाली भी गवर्नमेंट है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री एंड लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। तो दोनों लोग गवर्नमेंट की है, बाय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, टैक्सेबल होगा क्या, मुझे बोलो। टैक्सेबल और एग्जाम, टी और ई, आपको टी और ई लिखना है, ज्यादा सोचना नहीं है, जल्दी जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था यार, इतना क्या, 2 ही रिप्लाई है मुझे, ऐसे थोड़ी ना क्या चलता। अभी गायत्री बता रही, हाँ ठीक है चलो, तो अभी अपनी एग्जाम बोलते हैं, इतना बोलने के बाद अगर आप आंसर नहीं दोगे तो क्या मतलब है इतनी मेहनत करके। इट इज एग्जम्प्टेड सर्विसेज सिंस इट इज कवर्ड अंडर एंट्री नंबर 8। तो उन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे कि क्यों एग्जाम, क्या एग्जाम, ऊपर एंट्री में लिखा है ना, जाके पढ़ लेना, वहां पे लिखा था बाय द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट एग्जाम करके रखा हुआ है। ओके, द चीफ सेक्रेटरी टू फाइनेंस मिनिस्ट्री ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई बाय रेल। तो बोलता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक सेक्रेटरी बनता है, जो भी वो ट्रैवल किया उसने इन एसी कोच। आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा, अगर आप रेलवे में से एसी कोच में ट्रैवल करोगे तो टैक्स लग जाता है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ टिकट इज 1200, चलो ठीक है। इसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा ये पूछा जा रहा है, और रेलवे के ऊपर जीएसटी आज की तारीख में 5% है। तो आपको क्या लग रहा है, इसको अलग से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है क्या, बोलो। टिकट बुक करने के टाइम पे इतना कौन सोचेगा, जरा सोचो ना, कि अच्छा ये गवर्नमेंट का इंसान, अच्छा ये नॉन गवर्नमेंट, अच्छा ये गवर्नमेंट का। अरे पागल हो क्या, ये टैक्सेबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एबीसी में कवर्ड हो गया है, एबीसी में कवर्ड हुआ है। यहाँ पे जो एग्जम्पशन दिया गया था बाय द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट, वो 6D को दिया गया था, एबीसी को नहीं दिया गया। एबीसी तो वैसे भी टैक्सेबल है जैसे सबके लिए टैक्सेबल है, ठीक है ना। इट इज टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, वेरी गुड, मुझे बहुत सारे रिप्लाई आए थे यहाँ पे, एक्सेलेंट। इट इज कवर्ड अंडर एंट्री 6C, डी में नहीं है, डी वाला एग्जम्प्ट है, सी तो टैक्सेबल था, इसलिए इसको टैक्सेबल करेंगे। और टैक्स भी कौन भरेगा, ये मिनिस्टर जाके टैक्स भरेगा क्या, आंसर ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडिविजुअल से टैक्स कलेक्ट करे गवर्नमेंट, तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स होगा, रिवर्स चार्ज 6D के ऊपर लगता है। मैं फिर बार बार बताते रहूंगा ये बात कि रिवर्स चार्ज गवर्नमेंट सर्विसेज को जब बिजनेस एंटिटी को दिया जा रहा है 6D के थ्रू, तभी रिवर्स चार्ज लगता है, नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगना है, ये भी याद रखो। आपके मॉडल ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रेजेंट करके दिया, आपके पास खाली पेशेंस होना चाहिए इसको पढ़ने का, ठीक है ना। बाकी मैंने मेरा काम कर ही रहा हूं। पासपोर्ट इश्यूड बाय द ऑफिस ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री under the Passport Act 1967 to individual. The fee per passport is 6,500 paid by a business entity in which individual person is working. बताओ क्या हो रहा है, पासपोर्ट सर्विस लिए, पासपोर्ट सर्विस लिए बिजनेस एंटिटी ने, टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा, जल्दी बोलो। पासपोर्ट लेना, पासपोर्ट की फी लेना, अभी भी तो मैंने बताया था, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, क्या क्या नहीं बताया आप लोगों को, हाँ, फायर सेफ्टी लाइसेंस, एग्जाम्प्ट होगा, एग्जाम्प्ट होगा, ऑब्वियसली एग्जाम्प्ट होगा, पासपोर्ट को हमने एग्जाम्प्ट रखा है। फीस दे रहे हो, वही बड़ी बात है। एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ जीएसटी वुड बी अवेलेबल फॉर बोथ द केसेस, आप भले बिजनेस एंटिटी हो या इंडिविजुअल हो, whether fees paid by individual or by business entity, the said activity is exempt under entry number 67। तो आपको याद नहीं आ रहा होगा तो वो एंट्री जाके चेक कर लेने का 67 में क्या लिखा हुआ है। ओके, एग्जांपल नंबर 143, देखो क्या बात हो रही है, 143 की बात हो रही है। ताज प्राइवेट लिमिटेड received the following services from the government of India during the taxable period। चलो ठीक है, जो भी पीरियड है उसमें उसने लिया है। एप्लीकेशन फी पेड टुवर्ड्स प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन 12,000। कुछ उनको एडवांस ऑथराइजेशन वगैरह चाहिए था, कुछ लाइसेंस चाहिए था, समझो आप अपने लिए, कुछ लाइसेंस पे उन्होंने 12,000 भरे, उसके ऊपर पहले तो टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, बताओ टैक्सेबल और एग्जाम, जल्दी बोलो। एडवांस हो तो आपको जो लगता है वो बोलो, टैक्सेबल और एग्जाम।
एक एप्लीकेशन फी पेड किया है, जल्दी बोलो, मेरे पास लास्ट 10 मिनट है, फटाफट जितने क्वेश्चन हो सके उतने मुझे कवर करना है, आपके मन में जो आता है वो बोलो, ठीक है। ये हो गया। चलो दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 6000। लेकिन ये 6000 देखो कैसे लिया हुआ है, 6000 ना 5000 की बात याद आ रही है क्या आप लोगों को? 5000 की बात आपको याद आ रही है, लेकिन देखो अपने मॉडल ने कितना ब्रिलियंट क्वेश्चन बनाया हुआ है। जैन 20 में 500 रुपया लिया हुआ है, फेब 20 में 2000 रुपया लिया हुआ है, मार्च 20 में 2000 लिया है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 में उन्होंने लिया है 4500 और अप्रैल में लिया हुआ है 1500। और लिमिट क्या था याद आ रहा है आपको? लिमिट क्या था, जल्दी बोलो। एक, हाँ 5000 के आगे भी एक वर्ड था, जब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होता है तो 5000 पर फाइनेंशियल ईयर था, 5000 पर फाइनेंशियल ईयर था। यहाँ पे टोटल में देखोगे तो 6000 हो गया, लेकिन 5000 पर फाइनेंशियल ईयर अलग हो जाता ना, 2021 का अलग है और 1920 का अलग है, तो ये भी लेस देन 5000 है और ये भी लेस देन 5000 है, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों लेस देन 5000 है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये मुझे बताना पड़ा, शायद आप इतना सोच नहीं पाते। चलो ठीक है। कस्टम अथॉरिटीज हैव चार्ज मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस 1000 रुपीज, जल्दी बोलो। मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस, ये तो मैंने बताया था यार, एमओटी एमओसी। मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस टैक्सेबल होते हैं कि एग्जम्प्ट होते हैं? अलग से एंट्री बना दी ना, ये तो एग्जम्प्ट है, तो ये भी एग्जम्प्ट है। और बोलता है प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 21 लाख है, क्योंकि 20 लाख से कम होता तो टैक्स नहीं लगता। तो पहले तो उन्होंने क्या बोला देखो, एप्लीकेशन फी पेड बाय टुवर्ड्स प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर इश्यूएंस ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन। हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था एडवांस ऑथराइजेशन वगैरह, तो इन्होंने ये बोल दिया ये 12000 टैक्सेबल है सिंस अमाउंट एक्सीड्स 5000 रुपीज। अब इसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा, जल्दी बोलो। ताज भरेगा कि गवर्नमेंट भरेगा? टैक्सेबल बोल दिया उन्होंने, तो टैक्स भरेगा कौन? लेकिन हेलो, ये 6D में कवर्ड होता है ना, एनी सर्विस। जब हमने ऐसी कोई स्पेसिफिक सर्विस पढ़ी नहीं तो एनी सर्विस आता है, तो ताज भरेगा ना, आरसीएम लग जाएगा इसके ऊपर जो भी टैक्स आएगा उसके ऊपर आरसीएम लगेगा। चलो ठीक है। सिक्योरिटी एजेंसी का ईयर वाइज अगर आप देखोगे तो लेस देन 5000 है, डज नॉट एक्सीड 5000, तो ये एग्जम्प्ट हो जाता है एंट्री नंबर 9 में। मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस तो ऐसे भी एग्जम्प्ट थे, और टैक्स भरना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो इसको भरना पड़ेगा टैक्स, तो उसका हमने 18% निकाला तो 2160 होता है, तो ऐसा ही कैलकुलेशन आ गया। चलो ठीक है। 144 क्या बोलता है, Mrs. X Limited paid penalty under Section 49 of CGST Act 20 lakh rupees to the government department in the month of October 17. Is it taxable? पेनाल्टी भरा आपने, जीएसटी का पेनाल्टी भरा है, बोलो जीएसटी का पेनाल्टी लगता है ब्रीच ऑफ लॉ के लिए, ठीक है ना। आपने लॉ तोड़ा है, लॉ तोड़ने के ऊपर जो पेनाल्टी भरते हो उसके ऊपर टैक्स ही नहीं है, एग्जम्प्ट होने की बात ही मत करो। तुम एग्जम्प्ट मत बोलो, पागल हो तुम लोग, एग्जम्प्ट क्यों बोल रहे हो, ठीक है ना, एग्जम्प्ट बोलना ही नहीं है भाई, ठीक है ना। इट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई, अरे पेनाल्टी भरा है तुमको, सर्विस तुम्हारी सेवा थोड़ी ना क्या की है, तुम्हारा हाथ पांव दबा के थोड़ी ना क्या दिया, सर्विस नहीं की है तुम्हारी कुछ, ये सर्विस ही नहीं है। जो टैक्स, जो कभी टैक्सेबल ही नहीं था वो कभी एग्जम्प्ट भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। इट इज नॉट टैक्सेबल सर्विस। फाइन पेनाल्टी चार्जेबल बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इम्पोज फॉर वायलेशन ऑफ स्टैट्यूट, bylaws, rules, regulations are not leviable under GST. बाबा ये पेनाल्टी है, इसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगेगा। Such fines and penalty are not covered under tolerating non-performance of the contract. कॉन्ट्रैक्ट की बात अलग है, इसकी बात अलग है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर टॉलरेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस होता तो हमने उसको एग्जाम करके रखा हुआ है। ये तो तुमने लॉ तोड़ा है बेशरम लोगों, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ये कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं किया है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट की बात यहाँ पे करेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड बाय बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर रिपेयर ऑफ पर्टिकुलर रोड to Mrs. B Limited of Mumbai with terms and condition that entire work should be completed within 30 days. कोई एक रोड है जिसका रिपेयर, अभी रोड बारिश में आपको तो पता ही है, वो एक जोक भी आता है ना, व्हाट मेल्ट फास्टर इन वाटर, शुगर, सॉल्ट और रोड। तो टिक कहां पे करोगे, जल्दी बोलो। व्हाट मेल्ट फास्टर इन वाटर, शुगर, सॉल्ट और रोड। क्या लगता है आप लोगों को? एक अभी मेम आ रहा है, देखा आपने कभी? पानी में जल्दी मेल्ट क्या होता है, शुगर, सॉल्ट और रोड, तो लोग रोड बोलते हैं। हाँ, थैंक यू, आप लोगों का आंसर राइट है, क्योंकि वो रोड ही ऐसे बनते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है जो कॉन्ट्रैक्टर रोड बना रहे हैं उनको पेनाल्टी लगानी चाहिए? हाँ, लगानी चाहिए।
तो इसने 30 दिन में वो रोड रिपेयर नहीं किया, however there is a delay of 10 days to complete the work and BMC charged a liquidating damage of 1,20,000 and the same is recovered from bill limited. अब इससे रिकवर कर लियो लिक्विडेटेड डैमेज। अब लिक्विडेटेड डैमेज 1 लाख बेचारा एक तो पेनाल्टी लाके भर रहा है, कहीं से तो भीख मांग के पेनाल्टी लाके भर रहा है, उसके ऊपर जीएसटी लगा दोगे तो इसको बुरा नहीं लगेगा क्या? जल्दी बोलो, पेनाल्टी के ऊपर जीएसटी लगाना कितना बुरा हो सकता है? हेलो, तो ये टैक्सेबल लगाना है कि एग्जम्प्ट रखना है? पेनाल्टी तो लेगी गवर्नमेंट, लेकिन पेनाल्टी के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए, जीएसटी नहीं लगना चाहिए, बेचारे को इतना तो मुक्ति दे दो यार, ठीक है ना। तो उन्होंने ये बोल दिया हु इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन व्हाट अमाउंट, तो ये सब बात की गई है। और प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 88 लाख दिया, तो कंफ्यूज किया और कुछ नहीं। इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस मिसेस बी लिमिटेड रेसिपिएंट ऑफ द, अब ये नोट में क्या लिखा है, इन्होंने तो बोला टैक्सेबल होगा। इट अपर दैट लिक्विडिटी डैमेज रिकवर्ड बाय लोकल अथॉरिटी फॉर डिले ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी कवर्ड अंडर एग्जम्पशन। अच्छा, वो बता रहा है कि इट अपीयर्स, मतलब उनको तुम्हारे मॉडल को ऐसे लग रहा है कि लिक्विडिटी डैमेज ये यहाँ पे किसी बीएमसी ने लगाया है ना, वो बता रहा है कि लोकल अथॉरिटी वहां पे कवर्ड नहीं होगी, वो लोकल अथॉरिटी कवर्ड नहीं होगी, उसमें खाली गवर्नमेंट लिखा होगा। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे कौन कौन है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी है तो सही, ठीक है ना, टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस। तो हमारे मॉडल के हिसाब से मैं तो बताता हूँ कि ये एग्जेम्प्टिव होना चाहिए, ये टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी तुम्हारे मॉडल ने जो लिखा, अगर आपको फॉलो करना है तो कर दो। इट अपीयर्स द लिक्विडेटेड डैमेज चार्ज बाय लोकल अथॉरिटी फॉर डिले इट बीन इज नॉट कवर्ड अंडर एग्जम्पशन लिस्ट ऑफ जीएसटी, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन परफॉर्म इन सच केस, GST will be payable on the same. Services provided by government or local authority by way of tolerating non-performance of a contract for which constitution is form of fine and liquidated damage is payable to the government or local authority under the contract is exempted from GST. तो यही पॉइंट आपको फॉलो करना है और इसको एग्जम्प्ट लिखना है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो ये टैक्स नहीं भी लगाओगे तभी भी चलेगा, लेकिन उन्होंने नोट में दोनों लिख दिया है सेफर साइड के लिए कि मारामारी ना हो। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, उन्होंने अपना एक अपीयर्स लिखा है ना, ये देखो ना, ये लैंग्वेज देखो, अपीयर्स मतलब उनको ऐसे लग रहा है, एज पर माय ओपिनियन ऐसा हो जाता है, लेकिन चलेगा। एज पर लीगल ओपिनियन में आपको बता रहा हूँ एग्जम्प्ट होना चाहिए था, आपको एग्जम्प्ट लिखना चाहिए था। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। हाँ, वहां पे लोकल अथॉरिटी अगर मिसिंग होता तो ये पक्का टैक्सेबल था, लेकिन अभी हमने लॉ में देखा कि लॉ में लिखा हुआ है लोकल अथॉरिटी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से ये एग्जम्प्ट रखना चाहिए था। आगे चलता हूँ, चलो ठीक है। रजिस्ट्रेशन, मेरे पास लास्ट के 2 मिनट है, 2-3 क्वेश्चन अगर हो जाएंगे तो और मजा आ जाएगा, ठीक है। 146 for the registration of the company whose nominal share capital does not exceed 1 lakh is 5,000 हमें आरओसी के दोनों है। रजिस्ट्रेशन फीस बताओ, रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर टैक्स लगता है कि एग्जम्प्ट है? रजिस्ट्रेशन फी टैक्सेबल और एग्जम्प्ट, जल्दी बोलो। आरओसी के साथ अगर जब कंपनी रजिस्टर करते हो तो फीस भरना पड़ता है, एग्जम्प्ट है, बता दिया था आपको मैंने। एंट्री नंबर 47 याद आ रहा है, एंट्री नंबर 47 मतलब रजिस्ट्रेशन, तो एग्जम्प्ट है, ठीक है ना। वो बता रहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन फी 6,000 होता तो तभी भी एग्जम्प्ट ही होता, वो 5,000 का और इसका लेना देना ही नहीं, क्योंकि ये अलग एंट्री में एग्जम्प्ट हो रहा है, ठीक है ना। 6,000 होता तभी भी एग्जम्प्ट होता। डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है, आपको पता है अगर आप महाराष्ट्र में एक पर्टिकुलर टाइम से ऊपर रहोगे तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालने के लिए आपको 5,500 पे करना पड़ रहा है। बोलो, ये भी एक सर्टिफिकेट ही है ना, सर्टिफिकेट ही तो है, तो टैक्सेबल की एग्जम्प्ट है, जल्दी बोलो, टैक्सेबल और एग्जम्प्ट। सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, हाँ एग्जम्प्ट ना बाबा, एग्जम्प्ट ही होना चाहिए। 47 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एग्जम्प्ट है, याद रखो। वो फैक्ट्री एक्ट में कुछ तो रजिस्ट्रेशन लेना था, उसकी भी फी भरी है 10,000 रुपया, ठीक है ना। One more factory, another place which is not covered under factory, however, X limit obtains safety certificate for the factory, 15,000 वॉलंटरली पे किया उसने, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, जबरदस्त जाके पे किया हुआ है। तो वॉलंटरली अगर पे करोगे, जो लीगली रिक्वायरमेंट नहीं थी, लीगल रिक्वायरमेंट के बाहर जाके आपने पे किया हुआ है, तो उन्होंने बोला कि वो टैक्सेबल हो जाएगा। जो लॉ के हिसाब से आप भरोगे
किसी भी लॉ के हिसाब से अगर आप टैक्स क्या बोलते हो रजिस्ट्रेशन फी भरोगे तो टैक्सेबल नहीं होगा। बाकी अगर बिना लॉ के हिसाब से भरोगे तो यही सर्विस